हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक फंक्शन। ठीक है, ये रिलेशन के साथ ही इसको पढ़ाते हैं इंटरमीडिएट में और ग्रेजुएशन में भी। रिलेशन और फंक्शन एक साथ ही होता है। ठीक है, और ये किसी भी कंपटीशन, आप चाहे आईआईटी ले लें या कोई भी कंपटीशन ले लें, स्टेट इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन का ले लें या गेट का ले लें, ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, तो आज मैं आपको फंक्शन विद द हेल्प ऑफ रिलेशन समझाने का प्रयास करूंगा। छोटे छोटे टॉपिक्स में ही हम इसको कवर करेंगे ताकि आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं फंक्शन। ओके, मैंने आपको रिलेशन के बारे में बताया ही था और कुछ मैं रिलेशन लिख रहा हूँ और मैं बताऊंगा कि वो कब फंक्शन होगा। ठीक है, एक सेट ए है और एक सेट ये बी है। यहाँ से मैं पहला रिलेशन डिस्क्राइब कर रहा हूँ। ठीक, यहाँ मान लीजिए है आपके पास 1 2 3 4 5। ठीक है, यहाँ पे भी है 1 2 3 4 5 6 7, कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, और ठीक, मैंने ये चीज़ किया। दूसरा मैं लिख रहा हूँ, एक ये R1 हो गया, फिर एक सेट ए ही है, सेट ए है और ये सेट बी है। ठीक है, ये R2 रिलेशन लिख रहा हूँ मैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। ठीक है, चलिए ठीक, ये लिया मैंने और एक तीसरा मैं ले रहा हूं, वन टू थ्री फोर फाइव, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये रिलेशन लिख रहे हैं R3 फ्रॉम ए टू सेट बी। ठीक है, यहाँ पे ठीक, यहाँ पे मैंने 3 रिलेशन डिफाइन किए और तीनों फर्स्ट रिलेशन को अगर हम सेट के रूप में लिखें तो ये R1 जो रिलेशन होगा 1 2 1 2 2 3 3 4। ठीक है, ये रिलेशन हो गया। यहाँ R2 जो रिलेशन है वो आपका 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 7। ठीक है, ये है। और एक ये R3 रिलेशन है 1 1 2 2 3 2 4 3 एंड 5 4। ठीक, ये दोनों रिलेशन आपके फंक्शन नहीं होंगे। अभी मैं फंक्शन को डिफाइन नहीं किया हूं, लेकिन मैं बता रहा हूं क्यों नहीं होंगे और उसी के बिहार पे मैं बताऊंगा कि फंक्शन कब होगा। ठीक है, देखिए फंक्शन में इसे कहते हैं डोमेन। आप जानते हैं रिलेशन में भी ये डोमेन था। ठीक है, डोमेन के जो एलिमेंट से रिलेशन क्रिएट होता था उसके मेंबर, जैसे यहाँ पे 1 2 3 है तो वो डोमेन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे रेंज क्या था 2 3 4 और ये टोटल ये जो सेट है वो कोडोमेन है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसके 2 एलिमेंट यहाँ पे छूट जा रहे हैं, इनका कोई भी इमेज नहीं है। ठीक है, तो इस कंडीशन में ये फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, जब भी डोमेन का कोई भी मेंबर छूट जाए, ठीक है, तो उस कंडीशन में वो फंक्शन नहीं होता है। ठीक, दूसरा रिलेशन है ये भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कोई भी रिलेशन फंक्शन तब होगा जब इस सेट के एवरी मेंबर का यूनिक इमेज सेट बी में मिले, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक ही इमेज मिले। और यहाँ पे आप देख रहे हैं 1 के यहाँ पे 2 इमेजेस मिल रहे हैं। ठीक है, इसलिए ये भी फंक्शन नहीं होगा। ठीक, अब इन दोनों को कंबाइन करें, ठीक, कि इसका कोई भी मेंबर छूटे ना और इसके मतलब सेट ए के सारे मेंबर का यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही इमेज मिले, तो उस कंडीशन में ये फंक्शन को डिफाइन करता है, ऐसा रिलेशन। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए इसका कोई भी एलिमेंट देखिए छूट नहीं रहा है डोमेन का, और यहाँ पे जो सेट है को डोमेन है जो सेट बी है, इसका
एवरी मेंबर का यहाँ पे यूनिक इमेज मिल रहा है। अगर 1 का देखें तो यहाँ 1 मिल रहा है, 2 का इमेज देखें तो 2 मिल रहा है। ये अलग बात है कि 3 का भी यहाँ 2 मिल रहा है, लेकिन 3 का भी यूनिक ही इमेज मिल रहा है, एक ही इमेज मिल रहा है, ठीक है। सिर्फ एक इमेज मिलना चाहिए, ठीक। 4 का देखिए यहाँ 3 मिल रहा है, 5 का यहाँ पे 4 मिल रहा है। इस कंडीशन में ये फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, ये दोनों फंक्शन नहीं होंगे, ठीक है। तो अगर हमको फंक्शन को डिफाइन करना होगा तो फंक्शन का डेफिनेशन क्या होगा कि कोई भी रिलेशन फंक्शन तब होगा जब डोमेन के एवरी मेंबर का कोडोमेन में सिर्फ और सिर्फ एक ही इमेज मिले, यानी कि एवरी मेंबर ऑफ सेट ए हैव यूनिक इमेज इन सेट बी। इस कंडीशन में हम कहेंगे कि ये फंक्शन है, वरना वो रिलेशन फंक्शन नहीं। ओके, तो अगर हम डिफिनीशन लिखना चाहें, definition a relation from set A to set B is called relation if every member of set A have one and only one image in set B। ओके, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है आप समझेंगे कि एवरी मेंबर ऑफ सेट ए, ठीक है, यानी कि ए का कोई भी मेंबर छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। वन एंड ओनली वन, ठीक है, इमेज इन सेट बी, और केवल सिर्फ और सिर्फ एक ही इमेज प्रत्येक एलिमेंट के डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट का हमें मिलना चाहिए। उस कंडीशन में वो फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। आई होप आपको ये डिफिनीशन भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। रिलेशन ये दोनों देखिए, ये दोनों आपके फंक्शन नहीं है और ये आपका फंक्शन है। क्यों है? क्योंकि डोमेन के एवरी मेंबर का यहाँ पे एक यूनिक इमेज मिल रहा है, ठीक है। हमेशा याद रखिए कि यहां से देखिए, अगर आप एक ट्री कंसीडर करें तो ट्री टाइप स्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए, यानी कि अगर यहाँ पे जड़ है तो ऐसे ओपन होते हुए, यानी कि 2 ब्रांचेस या 2 से ज्यादा ब्रांचेस नहीं निकलने चाहिए, ठीक है। एक एग्जांपल के तौर पे एक और चीज एक देख लेते हैं। 4 5, ठीक है, ये ठीक। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे रूट समझिए और यहाँ से ब्रांचेस निकल रही हैं ट्री के। तो जब ट्री टाइप स्ट्रक्चर हो फ्रॉम डोमेन टू कोडोमेन, ट्री टाइप स्ट्रक्चर हो फ्रॉम डोमेन टू कोडोमेन, तो उस कंडीशन में वो फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। ओके, यानी कि दिस इज नॉट फंक्शन, ठीक है। और नोट में लिख लीजिएगा, नोट में लिखवा देता हूं, नोट में लिख दीजिएगा, नोट, इफ वी हैव ट्री टाइप स्ट्रक्चर फ्रॉम डोमेन ए टू कोडोमेन बी, ठीक है। इफ वी हैव ट्री टाइप स्ट्रक्चर फ्रॉम डोमेन ए टू कोडोमेन बी, देन द रिलेशन इज नॉट फंक्शन। ओके, तब रिलेशन फंक्शन नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जहां देखिए यहाँ पे आप रूट समझिए और यहां से ये ब्रांचेस निकल रही हैं, तो उस कंडीशन में ये फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। मैं ग्राफ के भी माध्यम से इस चीज को बताने का प्रयास करता हूं कि ग्राफ कैसा होगा तो वो फंक्शन होगा, कैसा नहीं होगा तो वो फंक्शन। देखिए कुछ मैं ग्राफ्स यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूं। यहाँ पे ये एक स्ट्रेट लाइन ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक सर्किल ले लेते हैं, ठीक। यहाँ पे पैराबोला ले लेते हैं, यहाँ पे भी पैराबोला ले लेते हैं, ठीक। यहाँ फंक्शन ऑफ एक्स क्यूब,
ये फंक्शन मैंने लिया, ठीक है। अगर कोई ग्राफ दिया हुआ हो और आपसे पूछे कि वो फंक्शन है या नहीं, ये हमेशा याद रखिएगा, ये एक्स एक्सिस होगा और ये वाई एक्सिस, सब में ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक। देखिए एक्स एक्सिस मतलब कि जो भी फंक्शन होगा वो ये वैल्यू रखेंगे तो ये हमें मिलता है यहाँ पे वैल्यू, ठीक है। जैसे कोई फंक्शन मैंने लिखा, फंक्शन जो मैंने फंक्शन डिफाइन किया था सेट ए से सेट बी, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं फंक्शन को, ठीक है, सिंबॉलिक फॉर्म में कि फंक्शन कहाँ से कहाँ है, सेट ए से सेट बी पे है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हम एक्स एक्सिस के कोई भी पॉइंट लें और वाई एक्सिस के पैरेलल क्या करें, एक लाइन खींचे, ठीक है, कोई भी पॉइंट, चूंकि ये रियल नंबर लाइन है तो इस पे इनफाइनाइट मेनी पॉइंट होंगे, तो कोई भी आप एक्स एक्सिस पे पॉइंट लीजिए, चाहे ये कहीं पे, वो इस कर्व को यदि एक ही बार काटता है, कर्व को कितने बार काटे, एक ही बार काटे, तो उस कंडीशन में वो फंक्शन रिप्रेजेंट करेगा, वरना वो फंक्शन नहीं होगा। मैंने बताया कि देखिए यहां से ओरिजिनेट होते हुए अगर एक से ज्यादा वैल्यूज मिलेगी, यानी कि अगर इसको समझ लीजिए x है और यहाँ पे समझ लीजिए y है, फंक्शन कहाँ से कहाँ है, x टू y। अब यहाँ से आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा, ये x है और ये y है, तो x की एक वैल्यू के लिए यहाँ पे दो वैल्यूज नहीं मिलनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू मिलनी चाहिए, यानी कि कर्व को कहीं पे भी वो काटे तो एक ही पॉइंट पे काटे, ठीक है। तो ये आपका फंक्शन हो गया, ये आपका फंक्शन होगा कि नहीं, कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए एक्स एक्सिस पे, एक लाइन ड्रॉ कीजिए। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक ही वैल्यू के लिए यहाँ पे y की दो वैल्यूज मिल रही हैं, आ रही बात समझ में, x के एक वैल्यू के लिए y की दो वैल्यू मिल रही है, तो इसलिए ये फंक्शन नहीं होगा, ठीक है, दिस इज नॉट फंक्शन। कहीं पे भी आप ले लीजिए, कहीं पे भी एक कर्व को दो पॉइंट्स पे क्या कर रहा है, कट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए इसमें भी x एक्सिस पे कोई पॉइंट लीजिए और y एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचिए, तो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं ये कर्व को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, दो पॉइंट पे कट कर रहा है, या दो से ज्यादा भी पॉइंट पे कट करेगा तो उस कंडीशन में वो फंक्शन नहीं होगा, दो या दो से ज्यादा, ये भी आपका फंक्शन नहीं होगा। ये फंक्शन होगा या नहीं होगा, सोचिए खुद से। देखिए एक्स एक्सिस के से कोई भी पॉइंट लेते हैं, ये कर्व को सिर्फ और सिर्फ सिंगल पॉइंट पे ही क्या कर रहा है, कट कर रहा है, तो ये भी आपका फंक्शन हो जाएगा, ठीक। इसको देख लेते हैं, ये भी ऐसा ही है, ठीक, ये कर्व को एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, इसलिए ये भी आपका फंक्शन होगा, ठीक। ये जरा देखिए, कोई भी एक रैंडम एक कोई फंक्शन ले लेते हैं, ठीक, ये ले लिया हमने। अब ये देखिए यहां आप देख रहे हो x के एक वैल्यू के लिए y की ये वैल्यू मिल रही है, ये वैल्यू मिल रही है, ये वैल्यू मिल रही है, ठीक है ना, यानी कि मोर देन वन वैल्यूज मिल रही हैं, ठीक। तो उस कंडीशन में भी ये फंक्शन नहीं हुआ। तो आपका फंक्शन इन ग्राफ में कहां कहां दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है और एक ये दिख रहा है। जब भी x की एक वैल्यूज के लिए कर्व पे एक से ज्यादा पॉइंट पे कट करता है तो उस कंडीशन में वो फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। ओके, आई होप आपको ये भी समझ में आ गया। फिर हम आते हैं डोमेन ऑन रेंज पे फंक्शन के, ठीक है। छोटे छोटे पार्ट्स में ही मैं ये लेक्चर बनाऊंगा ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक। देखिए कोई फंक्शन कहां से कहां पे है, ए टू बी, ठीक है। अब ए से बी पे कोई फंक्शन हम ले रहे हैं, सेट ए जो है वो 1 2 3 है, सेट बी जो है 1 2 3 4 5 है, ठीक है। और फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, फंक्शन जो है वो f(x) इक्वल टू x प्लस 1 है, ठीक। तो x प्लस 1 है तो आप यहां से क्या देखोगे कि x बराबर 1 रखने पे आपकी वैल्यू f1 बराबर कितनी आएगी, 1 प्लस 1 यानी कि 2, ठीक। x बराबर 2 रखने पे f2 बराबर 2 प्लस 1 3, x इक्वल टू 3 रखने पे f3 इक्वल टू 3 प्लस 1 4। अगर यही फंक्शन को हम बदल दें f(x) इक्वल टू x प्लस 2, तो आप क्या देख रहे हो, x इक्वल टू 1 रखोगे तो f1 क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 3 हो जाएगा, f2 कितना होगा, 2 प्लस 2 4 होगा, f3 कितना होगा, 3 प्लस 2 5 होगा। हो रहा है ना, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हो यहाँ पे, अगर इसका ग्राफ बनाने का प्रयास कीजिए वेन डायग्राम के हेल्प से, ये आपका फर्स्ट फंक्शन के लिए है, f1 मान लीजिए यहाँ पे और ये f2 है।
ये 1 2 3 ही है A, और यहाँ B क्या है 1 2 3 4 एंड 5, ठीक। 1 यहाँ पे 1 जो है वो 2 से रिलेटेड है, 2 3 से और 3 4 से। यहाँ पे क्या है A B 1 2 3 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। तो 1 देख रहे हैं इसमें, 1 3 से रिलेटेड है, 2 4 से और 3 5 से, ठीक है। तो इस कंडीशन में आप देखिए डोमेन तो आपका ए ही रहा, डोमेन हमेशा बदलेगा नहीं। यहाँ पे फंक्शन के लिए डोमेन हमेशा सेट ए ही रहता है जहां से फंक्शन स्टार्ट होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो फंक्शन f2 है, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो इमेजेस चेंज हो रहा है। यहाँ पे इमेज क्या है 2 3 4 है, क्यों 2 3 4 है, बिकॉज फंक्शन हमारा ऐसा डिफाइंड है fx = x + 1, ठीक है। यहाँ पे 3 4 5 क्यों आया, क्योंकि फंक्शन जो डिफाइंड है x + 2, यानी कि जो इमेज सेट होगा वो फंक्शन वाइज क्या होगा, वेरी होगा। जैसा जैसा हमें फंक्शन मिलेगा वैसा वैसा उसका इमेज सेट होगा, यानी कि उसको हम बोलते हैं रेंज सेट, ठीक है। कलेक्शन ऑफ दोज पॉइंट ऑफ V which is image of element of set A is called range set, ओके। B के उन एलिमेंट्स का कलेक्शन जो कि A के मेंबर्स का क्या हो, इमेज हो, यानी कि वो आपका उस मेंबर्स पे, B के मेंबर्स पे A का मेंबर्स का इमेज बनता हो, तो उसको हम कहेंगे रेंज सेट, ठीक है। तो डिफिनीशन आप क्या देंगे रेंज सेट का, रेंज क्या होगा, रेंज ऑफ फंक्शन। देखिए मैंने अभी बताया कि फंक्शन के चेंज होने पर B के एलिमेंट्स में चेंजिंग आ रही है जो इमेज सेट है, ठीक है ना। इमेज सेट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है बार बार, इसीलिए फंक्शन का रेंज होता है, ठीक है। कोई भी फंक्शन जब हम लेंगे तो उसी का रेंज होगा, ठीक। तो कलेक्शन ऑफ दोज एलिमेंट ऑफ set B which is image of elements of set A, ठीक है, is called range of function, ठीक है, रेंज ऑफ फंक्शन। यानी कि अगर हम डिफाइन करें शॉर्ट में तो उसको हम लिखेंगे रेंज सेट को FA से, ठीक है। FA से हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। वो होता क्या है, X belongs to B such that B belongs to B such that FA = B for every A belongs to capital A। ये शॉर्ट फॉर्म में डिफिनीशन हो गया, ठीक है। B के उन एलिमेंट्स, B बिलोंग्स टू B का मतलब कि B के उन एलिमेंट का कलेक्शन जिसके लिए FA = B, यानी कि A के मेंबर्स का जो इमेज B हमें मिलता है उनका हम कलेक्शन लेंगे, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा रेंज सेट कहलाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये भी चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है। यानी कि डोमेन और डोमेन आपको क्लियर हो गया, रेंज क्लियर हो गया, कोडोमेन क्लियर हो गया। सेट B is said to be कोडोमेन, सेट A is said to be डोमेन। और यहाँ पे 2 3 4 जो होगा 2 3 4 ये क्या होगा, रेंज ऑफ F1, ठीक है। इसको हम इसको FA से भी लिख सकते हैं, ठीक है, FA, ठीक। और यहाँ पे क्या हो गया, रेंज ऑफ F2, ये क्या हो जाएगा आपका 3 4 5, ठीक है। आई होप आपको ये सब चीजें समझ में आई। फंक्शन मैंने आपको समझाया, डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, कोई कर्व दिया हो तो कब हम कहेंगे कि वो फंक्शन है और कब वो फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा फंक्शन का, ठीक। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि, और नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर लें ताकि मेरे नए लेक्चर्स जो भी हों वो तुरंत आपको मिल जाएं और आपको एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए, चाहे बोर्ड हो चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, उसके लिए आपको बहुत फ्रूटफुल होगा, ठीक है ना। मैं नेक्स्ट क्लास में आपको इस पे डोमेन और रेंज निकालने का तरीका बताऊंगा कि डोमेन और रेंज कैसे निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्यू क्वेश्चंस। और जो क्वेश्चन होंगे कुछ IITs के भी होंगे, इसलिए आप उसको इजीली सॉल्व करेंगे, ठीक है। थैंक यू।